ठीक है, अपन ने पहले मैंने जब क्लास किया था तब आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था डेटा स्ट्रक्चर का। ये आपका सब्जेक्ट कोड है ECS DSA 01T। सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये यूनिट 1 का सिलेबस है जिसमें हमको पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, प्रिलिमिनरीज, डेफिनेशंस, टाइम स्पेस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करते हैं वो सब चेक करना है हमको। टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है। रिकर्शन के बारे में तो आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने रिकर्शन। इसको भी हम देखेंगे, इसमें बस हमें एल्गोरिथम्स देखनी है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ये सब होते हैं। एरे, एरे के बारे में भी शायद हमने पहले पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, फिर लिस्ट क्या होती है, स्टैक, क्यू, स्ट्रिंग, ये सब क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। फिर एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है 2D एरे का, रो मेजर और कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन, ये देखेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है ये मिक्स्ड है, थ्योरी प्लस आपके न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी आज का जो हम लेक्चर है उसमें क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसके ऑपरेशंस। उसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और उसका एग्जांपल भी देखेंगे एल्गोरिथम का। ये आप लोगों का लर्निंग आउटकम्स रहेगा जब आप ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, उसमें ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। इस लेसन में आपके मेनली दो टॉपिक्स रहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। इनके बारे में आप अच्छे समझ में आएगा आपको जब ये टॉपिक अच्छे से आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। डेटा के बारे में तो आपको पता है कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। उनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे अगर किसी का नाम है तो वो भी एक डेटा है, मोबाइल नंबर वो डेटा है। ठीक है, किसी भी चीज, किसी की एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात हो रही है, तो वो एक डेटा कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा नाम क्या है, कुश, ये मेरा एक डेटा है। ठीक, मैं अपने मोबाइल नंबर की बात करूँ तो वो भी एक डेटा है। लेकिन जब इन सब चीजों को कंबाइन किया जाता है तब एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है इस डेटा से। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डेटा मतलब समझ में आ गया ना, कुछ भी डेटा हो सकता है, वेदर इट कैन बी कैरेक्टर, वेदर इट कैन बी न्यूमेरिकल, और इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। ठीक, और स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मीन्स उसको किसी भी फॉर्म में अरेंज करना। अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है, डेटा को अरेंज करना किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो इट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड द ऑपरेशंस अलाउड ऑन द दैट डेटा। मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन, डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और उसके अंदर ऑपरेशन कौन कौन सा अलाउड कर रहा है वो, तो वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मतलब जैसे अगर हमें डेटा को, नया डेटा इंसर्ट करना है, अरेंज तो कर दिया हमने, हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद उसमें जो ऑपरेशंस अप्लाई होंगे वो कहलाते हैं ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे इंसर्शन, अभी हम इसके बारे में भी और देखेंगे आगे कि ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा ना। अगर किसी को समझ में ना आए तो बीच में आप अनम्यूट करके मुझसे कुछ भी जो डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो बीच में आप मुझे रोक सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करूंगा फिर। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस, जैसे अगर हमने अरेंज कर दिया पूरा डेटा को, तो उसके अंदर हम उस डेटा को रिमूव कर सकते हैं उस अरेंजमेंट में से। तो मतलब एक ऑपरेशन हो गया डिलीशन। इसी तरह से हम उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई डेटा, नया डेटा कुछ आ रहा है हमारे पास तो हमको उसको अरेंज करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें हमने क्या कर दिया, उसको इंसर्ट कर दिया, तो वो इंसर्शन एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ डेटा कहीं और हटाना है, रिमूव करना, तो वो भी एक हो गया अपना ऑपरेशन। इसी तरह से और भी ऑपरेशन होते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में।
तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें यही सारी चीजें पढ़नी है। पहले तो आपको टाइप्स ऑफ डेटा जितने भी हैं सब डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम, और हर डेटा टाइप के हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और लास्ट में सर्चिंग सॉर्टिंग एक मेन ऑपरेशन होता है, वो पूरी यूनिट है सर्चिंग सॉर्टिंग की, वो टेक्निक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना है ना। डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाई द फॉलोइंग 4 थिंग्स। क्या स्पेसिफाई, पहले हम डेटा स्ट्रक्चर पहले क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को। डेटा स्ट्रक्चर से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम उसको अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सेसिंग मेथड्स, हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी मेथड्स होती हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ही हमें बताएगा कि किस तरह से आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या यूज में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी एंड प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव्स फॉर इंफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी मतलब, एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप उसको कितने, उसकी प्रायोरिटी क्या है डेटा की, किस वे में आप डेटा को यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डेटा आप कौन सा यूज कर रहे हैं, सबसे कम डेटा कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाती है डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, मतलब कौन सा डेटा हमें सबसे पहले यूज करना है, उसके बाद कौन सा करेंगे, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। क्लियर हो रहा है? फिर प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव्स फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके अलावा हम और कौन सी अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करना मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन होती हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा नाम है तो मेरा एक नाम एक डेटा है, वहीं अगर मैं किसी और का नाम ले रहा हूँ तो वहाँ पे अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन है मेरे पास, उसको भी यूज कर सकते हैं, उस डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसको और जितनी डेफिनेशन आप सर्च करोगे नेट में सब कुछ मिल जाएगी, आप अलग अलग टाइप की डेफिनेशन से जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं यूज। ये जरूरी नहीं कि आपको यही डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यूज करनी है। ठीक, तो आप बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर आप एक्सप्लेन करें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म या फॉर्मेट। अब टाइप्स की बात करते हैं। आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर होगा क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है कि स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अब उसके टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के। पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, पहला कौन सा टाइप होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को ही हम बोल सकते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन जो पहले से बने बनाए हैं उनको बोलेंगे प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जो यूजर डिफाइन करेगा। ठीक है, इसको यूजर डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ये प्री डिफाइंड होगा तो ये क्या होगा, यूजर डिफाइंड, नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है? तो अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब समझ में आ गया, बिल्ट इन जो बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं जो पहले से बने बनाए हैं उनको हमें एज इट इज यूज करने होते हैं, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जो यूजर अपने तरफ से डिफाइन करता है उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंट, ये सारे हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, हम C++ प्रोग्राम में हम ये सारे डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज कर चुके हैं। पहला है इंट, तो दूसरा कौन सा होगा, कोई बताएगा? इंट डेटा टाइप, हाँ बोलो। फ्लोट सर। फ्लोट, वेरी गुड। और कैरेक्टर। कैरेक्टर कैरेक्टर सर। और डबल। ठीक, ये डबल 4 सर। बेसिक टाइप है, बिल्कुल सही। तो सेकंड है कैरेक्टर, फिर है फ्लोट और उसके बाद आता है डबल। ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो ये बेसिक डेटा टाइप है जिनके बिना हमारा प्रोग्राम बना ही नहीं सकते, हम कोई प्रोग्राम यूज नहीं कर सकते। अगर आप डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है आपके प्रोग्राम में तो आपका प्रोग्राम कोई यूज करे सेंस ही नहीं उसका। हाँ, अगर आप सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो अब वहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज होते ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तो हमें बस प्रिंट करना है। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, तब आपको ये बेसिक डेटा टाइप्स का यूज करना कंपलसरी होता है। बिना बेसिक डेटा टाइप के आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, तो जो नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, ये हमारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है।
ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें अब किस पे फोकस करना है, इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे बात करना है। ठीक है, अब पूरा जो सिलेबस है इसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही है आपका सिलेबस। तो अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट करके भी जाना, अगर कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप इम्पोर्टेंट चीज लग रही हो तो उसको नोट कर लें। तो लीनियर क्या होता है, लीनियर जिसमें हम डेटा का जो अरेंजमेंट होता है सब सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करते हैं। लीनियर नाम से क्लियर है, एक लाइन के फॉर्म में आप डेटा को अरेंज कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? लीनियर नाम से क्लियर है ना। अब दूसरा है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या हो रहा है, आपका जो डेटा है उसका अरेंजमेंट किसी भी रैंडम फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं कोई सीक्वेंस कोई फॉलो करें, किसी भी रैंडम फॉर्मेट में आपने उसको अरेंज किया है डेटा को, तो इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। डिफरेंस क्लियर हो गया, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स की। तो लीनियर में दो होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, लीनियर में ये चीज तो समझ में आ गई ना कि हम जो डेटा को अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे लीनियर फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब आप अगर हम जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो परमानेंट अरेंजमेंट होगा, उसमें कोई आप बाद में फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसका अरेंजमेंट को, उसको बोलेंगे स्टैटिक। ठीक है, एक बार जो आपने अरेंजमेंट दिखा दिया उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसका साइज जो है वो फिक्स हो जाता है, उसके साइज को आप फिर ना तो बढ़ा सकते हो ना तो घटा सकते हो। क्लियर है, उसको बोलते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा है डायनामिक। डायनामिक में क्या हो सकता है, आपका जो साइज है, मेमोरी का साइज जहाँ पे आपने डेटा को अरेंज किया है, तो आप जितने चाहे डेटा उसमें इंसर्ट करवा सकते हैं और जितना उसका साइज कम करना हो कम कर सकते हो, वो कहलाता है डायनेमिक। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, स्टैटिक और डायनेमिक। अच्छे से समझते जाना, जब अपना ये लेक्चर खत्म होगा ना तो मैं एक ऐसी क्वेश्चन आंसर करूंगा, आप लोगों को जवाब देना है फिर कि आप लोगों ने क्या समझा इस लेक्चर में। इसीलिए जहां डाउट हो वहां मुझे रोक के आप पूछ सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब समझ में आ गया। स्टैटिक मतलब जो साइज आपने पहले से डिफाइन करा है डेटा स्ट्रक्चर का वो फिक्स होता है, उसको आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। डायनेमिक मीन्स आप जितने चाहे डेटा को अरेंज करना हो, जितने चाहे डेटा को इंसर्ट करवाना हो आप उसमें करवा सकते हो। नेक्स्ट, अब स्टैटिक में कौन सा आता है, स्टैटिक डेटा टाइप होता है एरे। ऑलरेडी हम इसका प्रोग्राम बना चुके हैं सेकेंड सेम में, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, हम रिवाइज करेंगे कि एरे भी एक पूरा फर्स्ट यूनिट में एरे के बारे में ही पढ़ना है हमको। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड होता है, जैसे हम स्टार्टिंग में उसका साइज डिफाइन करते हैं। इट मींस अगर हमने 5 उसका स्पेस डिफाइन कर रखा है, 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता है, तो उसके आगे अगर हम 6th एलिमेंट इंसर्ट करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। या अगर हमने अरे का साइज डिफाइन कर दिया 100, हम चाहते हैं कि 101 एलिमेंट इंसर्ट करवा दे, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमने उसका साइज क्या डिफाइन कर रखा है 100। इसीलिए ये किस टाइप का होता है, स्टैटिक डेटा टाइप होता है ये। ठीक है, लीनियर के अंदर स्टैटिक। ये क्लियर हो गया एरे। अब डायनेमिक की बात करते हैं। डायनेमिक जैसा कि मैंने कहा था कि उसमें आप साइज को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो डायनेमिक में 3 होते हैं, पहला होता है लिंक्ड लिस्ट, एक दूसरा होता है स्टैक, तीसरा होता है क्यू। ये 3 जो डेटा स्ट्रक्चर हैं ये कहलाते हैं डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को अरेंज किया जाएगा, उसके साथ साथ इसमें साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है, आप डायनेमिकली आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम। जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें इन तीनों चीजों का डिस्कशन करेंगे। सेकेंड यूनिट में लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू, इनमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इनके टाइप्स भी होते हैं। लिंक्ड लिस्ट का भी टाइप होता है, तो टाइप पढ़ेंगे। स्टैक के भी स्टैक का टाइप नहीं होता, क्यू के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और इनमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इन सब के बारे में हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन लीनियर। ये तो सारे जो जितने भी हमने पढ़े, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये सब कौन से टाइप में आते हैं, लीनियर टाइप में आते हैं। मतलब इसमें जो डेटा अरेंजमेंट है वो सब सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंजमेंट हो रहा है, एक लाइन में आप अरेंज कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब आपका जो डेटा है वो रैंडमली कहीं पे भी अरेंज किया जा सकता है, उसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, रैंडमली आप कहीं पे भी उसको अरेंज कर सकते हो। इसमें दो टाइप होते हैं, पहला होता है ट्री और होता है दूसरा ग्राफ। ठीक,
ट्री और ग्राफ, इनके अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, डायग्राम्स बने हुए हैं, उससे आप क्लियर हो जाएगा। ट्री मतलब जो हेरारिकल, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो उसमें क्या होता है, सबसे जो रूट नोड होता है, जो बेस क्लास होती है सबसे टॉप में होती है, उसके नीचे फिर उसके चाइल्ड क्लास आती है, उसके नीचे फिर चाइल्ड क्लास आती है। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ट्री में भी यही होता है, यहाँ पे भी वही है, सबसे पहले एक रूट नोड होगा, उसके नीचे उसके चाइल्ड नोड होंगे, फिर उसके नीचे उसके चाइल्ड नोड होंगे, इस तरह से ये ट्री फॉर्म बनता जाएगा। तो इसमें कहीं पे भी हमने देखा है कि लीनियर सीक्वेंशियल फॉर्म नहीं है। ठीक है, एक नोड के 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 3 चाइल्ड भी हो सकते हैं, जितने चाहे हो सकते हैं, लेकिन कोई लीनियर फॉर्मेट में नहीं हो रहे हैं, रैंडमली कहीं पे भी अरेंज किए जा सकते हैं। इसी तरह से होता है ग्राफ। ग्राफ में भी, ग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड वर्टाइसेस। उसमें बहुत सारे वर्टाइसेस होते हैं और एजेस होती हैं। ठीक है, वर्टाइसर और एजेस का कलेक्शन होता है। वर्टाइसेस मतलब एक सिंपल नोड, 2 नोड है, उनके बीच में हम अगर कनेक्शन देंगे तो उसको एज कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग रैंडमली नोड्स होते हैं। नोड्स के अंदर एक्चुअल में वो नोड्स डेटा है, तो डेटा को अलग अलग अरेंज कर दिया और उनके बीच में कनेक्शन देते हैं हम एजेस के फॉर्म में, उसको कहते हैं ग्राफ। तो आई होप ये स्लाइड में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अब डायग्राम। सबसे पहले आता है एरे। ये कौन सा टाइप का होता है? स्टैटिक टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो इसका फॉर्मेट हम ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसमें इस फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ठीक है, डेटा उसमें पहले से आपको साइज फिक्स करना पड़ता है, उसी इतने ही साइज में आप उतने एलिमेंट ही स्टोर करवा सकते हैं, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। हाँ, इससे कम एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक, लेकिन वो भी एक एरे का ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, ऐसे नोड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये एक लिंक बनी हुई है, जितने भी डेटा है उनके बीच में लिंक बनी हुई है। नेक्स्ट स्टैक। स्टैक क्या होता है, एक ही ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से होता है। ये ऊपर का जो एंड है ना, ये ओपन एंड होता है, जहां से इंसर्शन भी होगा और वहीं से डिलीशन होगा। नीचे का जो एंड है वो बंद रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कोई दे सकता है? इंसर्शन भी ऊपर से हो रहा है और डिलीशन भी। अच्छा, इंसर्शन मतलब पुश ऑपरेशन, कौन सा होगा? पुश, PUSH। और डिलीशन मतलब पॉप, पॉप करना। ठीक है, तो पॉप वर्ड से क्लियर हो, अगर हम याद करें, पॉपिंस आती थी पहले, तो उसमें क्या होता था, ऊपर से हम रैपर ओपन करते थे और वहां से पॉपिंस को निकालते थे। तो जो एक पॉपिंस का पूरा बंच है, वो उसको हम स्टैक की तरह उसको रिलेट कर सकते हैं। ऊपर से आप उसको पॉपिंस को एक एक करके निकालते जा रहे हो, तो वहीं से आप निकाल सकते हो और वहीं से इंसर्ट कर सकते हो। इस टाइप का एक एग्जांपल। ठीक है, और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? रियल लाइफ एग्जांपल, एक ग्लास ऑफ वाटर, उसमें भी ऊपर का एक ओपन एंड होता है, नीचे से क्लोज होता है, पानी ऊपर से ही भरा जाता है और ऊपर से पिया जाता है, मतलब दोनों ऑपरेशन एक ही ओपन एंड से हो रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है क्यू। क्यू में क्या होता है, 2 ओपन एंड होते हैं। एक हम बोलते हैं ना, मेक अ क्यू। क्यू मतलब एक लाइन। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं टिकट बुक करने के लिए, तो जो लाइन लगती है तो आप पीछे से इंसर्ट करते हो। ऐसा तो नहीं कि एकदम आप आगे से चले गए लाइन तोड़ के, है ना, आपको पीछे लाइन में लग के ही आपको फिर आगे बढ़ते जाती है लाइन, और वहां से टिकट लेते हैं। तो टिकट जब मिल जाती है आप वहीं से बाहर हो जाते हैं। तो इसका मतलब इंसर्शन जो हो रहा है वो रियर एंड से होता है, लाइन जो पीछे से आप इंसर्ट होते हैं लाइन में, और जैसे ही टिकट मिल जाती है और फ्रंट एंड से आप बाहर आ जाते हैं। तो ये क्यू होता है, क्यू में ऐसे ही होता है, इंसर्शन होता है रियर एंड से और जो डिलीशन होगा वो फ्रंट एंड से होगा। ठीक है, ये हम सब सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो ये जितने भी टाइप्स है, ये कौन से टाइप के आते हैं? ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब सीक्वेंशियल फॉर्म में हो रहा है। देखो यहाँ पे भी सीक्वेंस में आप अरेंज कर रहे हैं डेटा को, यहाँ पे भी सीक्वेंस में एक लाइन में है, यहाँ पे भी स्टैक में एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप ऐसा डेटा को इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी लाइन जो लगती है, लाइन भी एक सिंपल लीनियर फॉर्म ही है, वो आप एक लाइन में खड़े हो इस टाइप से। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर थे लीनियर टाइप के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्री। तो इसका भी आपने इनहेरिटेंस से कोरिलेट करो उसको। इनहेरिटेंस में ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, ऊपर एक क्लास है, उसके नीचे 2 चाइल्ड है, फिर इस क्लास के 2 चाइल्ड है, इसका एक चाइल्ड, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं।
तो ट्री में क्या होता है, सबसे पहले एक रूट नोड है, इसको बोलते हैं रूट। जो सबसे टॉप का नोड होता है उसको बोलते हैं रूट नोड। उसके नीचे जो है उसको चाइल्ड नोड बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे के जो लास्ट के नोड होते हैं जिसका जीरो चाइल्ड है उसको बोलते हैं लीफ नोड। लीफ मतलब पत्ती। जैसे ट्री में, ट्री को अगर हम रियल लाइफ में जो ट्री होता है उसमें सबसे नीचे एक रूट होता है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसके बाद उसमें लीव्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो ये इसी तरह से आप समझ सकते हो कि ये रूट नोड है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस, और सबसे लास्ट में लीफ। लीफ मतलब पत्ती, पेड़ की जो पत्तियां होती है ना उसको बोलते हैं लीफ। तो ये लीफ नोड्स कहलाते हैं जिसके जीरो चाइल्ड है। समझ में आ गया अपना। अब नेक्स्ट है, लास्ट है ग्राफ। ग्राफ में क्या है, ट्री फिर से बता दूं ट्री के बारे में। तो ट्री में देखो सबसे पहले, कंप्लीट हो गया था। हाँ, तो ट्री क्या होता है, रूट नोड होता है। रूट नोड सबसे ऊपर होता है टॉप में, उसके बाद उसकी ब्रांचेस, जो उसके चाइल्ड हैं उसकी ब्रांचेस कहलाते हैं, और सबसे जो लास्ट लेवल के जो नोड्स होते हैं उसको बोलते हैं लीफ नोड। लीफ मतलब पत्तियां, उसको लीफ नोड कहा जाता है। क्लियर है। तो ये होता है ट्री। और लास्ट जो नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, रैंडमली नोड्स बने हुए हैं, उनके बीच में कनेक्शंस हैं, ये इसको बोलते हैं एजेस, और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो ये जितने भी टाइप्स होते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, और इन्हीं को हमें पूरी यूनिट में जितने भी सिलेबस है ना सब में इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसका आपका एरे के बारे में है, सेकेंड यूनिट में आपको लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू पढ़ना है, फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में ग्राफ, फिर उसके बाद सर्चिंग सॉर्टिंग, और लास्ट में पढ़ना है हमको ट्री। इस तरह से 5 यूनिट आपकी बनाई गई है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, और अब हम आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना अपना, आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। कौन कौन से हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। तो ऑपरेशंस, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन में हमें क्या करना होता है कि डेटा जो अरेंज कर दिया उसके अंदर हमें ऑपरेशन करना है, या तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, या तो डिलीट कर सकते हैं, या तो मार्जिन सॉर्टिंग, ये सब काम कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है आपका इंसर्शन। तो डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है वो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब क्या है, सिंपल, आपको एक डेटा को इंसर्ट करना है, उसको बोलते हैं इंसर्शन। Insertion is a process of inserting a new node to existing list। जो ऑलरेडी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आप नया नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंसर्शन। समझ में आ गया, सिंपल ऑपरेशन है, इंसर्ट करना है। नेक्स्ट है डिलीशन। जैसे आप इंसर्ट कर रहे हैं वैसे ही आप रिमूव भी कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग नोड है उसको आपको हटाना है उस डेटा स्ट्रक्चर में से, तो उसको बोलेंगे डिलीशन। Deletion operation deals with removing existing nodes from a list। क्लियर है। फिर सर्चिंग। सर्चिंग करना मतलब जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, जो हमें डिजायर्ड एलिमेंट हमें डेटा स्ट्रक्चर में से सर्च करना है। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स हैं, अब उनमें से सपोज हमें एक डेटा को सर्च करना है, जैसे मैंने बहुत सारे नंबर्स अरेंज कर रखे हैं, उसमें से मुझे 25 नंबर सर्च करना है। सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक नोड को विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करोगे, पहले देखोगे कि फर्स्ट नंबर क्या आपका जो डिजायर्ड एलिमेंट 25 नंबर है वो आपके फर्स्ट नोड में मिल रहा है क्या, नहीं, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह से आप हर एक नोड को कंपेयर करते जाओगे अपने डिजायर्ड एलिमेंट से। इसको बोलते हैं सर्चिंग। ठीक है, इट फाइंड्स द प्रेजेंस ऑफ डिजायर्ड डेटा आइटम in the list of data items। It may also find the locations of all elements that satisfy certain conditions। तो अगर किसी भी नोड की लोकेशन को भी आपको सर्च करना है तो आप उसको सर्चिंग ऑपरेशन में कंसीडर करोगे। तो सर्चिंग इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। सर्चिंग, सर्चिंग मतलब सिंपल आपको ढूंढना है, वो डेटा को ढूंढना है, आपकी जो एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से आपको एक डेटा एलिमेंट को ढूंढना है। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अरेंज करना, सॉर्ट करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड हैं तो उसको अरेंज करना होगा आपको, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग, सॉर्ट करना। सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑल डेटा आइटम्स इन अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। ये तो क्लियर है ना। सॉर्टिंग सभी को पता होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता तो मैं समझा दूं। क्लियर है ना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा,
सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसको बोलते हैं असेंडिंग। डिसेंडिंग में ऑपोजिट होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, फिर उसके बाद उससे छोटा, इस टाइप से। नेक्स्ट, मर्जिंग। मर्ज करना मतलब दो नोड्स को, दो डेटा आइटम्स को एक यूनिट में मर्ज करना, कंबाइन करना, उसको बोलते हैं मर्ज। मर्ज ऑपरेशन आपने एक्सेल जब आप शीट में काम करते हो तो उसमें एक मर्ज का ऑप्शन होता है। क्या होता है उसमें, दो सेल्स को आप एक ही सेल में मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, दो दो डेटा आइटम्स हैं, उसको एक सिंगल आइटम में आपको कंबाइन करना होता है, इसको कहते हैं मर्जिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर का ये भी एक ऑपरेशन होता है। मर्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा आइटम्स ऑफ टू डिफरेंट सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट। दो अलग अलग सॉर्टेड लिस्ट है, उनको आपको एक सिंगल लिस्ट में मर्ज करना। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है, ठीक है, हमारे पास 10 मिनट्स लेफ्ट है, 10 मिनट बचे, देखते हो आप। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब सिंपल ट्रैवलिंग करना, विजिट करना हर एक नोड को। जैसे अगर मुझे इंदौर से भोपाल जाना है, तो जितनी भी सिटीज आएंगी मैं उनको विजिट करते हुए जा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि उनको उड़ते हुए जाएंगे, मतलब अगर हम रोड बाय रोड जा रहे हैं तो हम जितनी भी सिटीज बीच में आएंगी सबको विजिट करते हुए जा रहे हैं, उसको क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, तो वो कहलाता है सिंपल ट्रैवर्सिंग। इसी तरह से अगर आप सर्चिंग अप्लाई कर दो, सर्चिंग में एक्चुअल में आप ट्रैवर्सल भी यूज कर रहे हो कि हर एक नोड को विजिट कर रहे हो, इट मीन्स आप वो ट्रैवर्सल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। Traversal is a process of visiting each and every node of a list in systematic manner. जितने भी नोड्स आपके डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं उनको आप वन बाय वन विजिट कर रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। सारे ऑपरेशंस क्लियर हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है? ये ऑपरेशंस होते हैं इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग और ट्रैवर्सल। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये था डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक समझ लिया हमने। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम प्रिलिमिनरीज। मतलब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमने पढ़ा होगा सेकंड सेम में भी आपने। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इसमें हम बहुत सारी स्टेप्स बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन देना है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन को आप डिफाइन करोगे, उस चीज को कहते हैं एल्गोरिथम। An algorithm may be defined as a finite sequence of instructions, each of which has a clear meaning and can be performed with a finite amount of effort in a finite length of time. मतलब एल्गोरिथम तो आप बना रहे हो, लेकिन इसका एल्गोरिथम कब अच्छा माना जाएगा? जब वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि बस चलते ही जा रहा है, 2-3 घंटे से एल्गोरिथम का हम करते आ रहे हैं परफॉर्म और लास्ट में हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपका एल्गोरिथम एंड हो जाना चाहिए। एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन है किसका? किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। The algorithm word originated from the Arabic word algorithm, which is linked to the name of Arabic mathematician Al-Khwarizmi। ये इसका नाम है जिसने जिससे उसको इन्वेंट किया था। He is considered to be the first algorithm designer for adding numbers। दो नंबर को ऐड करने के लिए इसने सबसे पहला एल्गोरिथम बनाया था। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इनपुट स्टेप होती है जिसमें हम इनपुट लेते हैं। जैसे ये साइड बाय साइड एग्जांपल जो है ये आपका एडिशन का एल्गोरिथम है। ठीक है, उसमें आपने इनपुट लिया, उसमें इनपुट कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी। फिर इसके बाद असाइनमेंट स्टेप, उसकी वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे ए में 10 करा और बी में 20। फिर डिसीजन स्टेप हो सकती है। डिसीजन स्टेप मतलब जो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे C++ में, तो पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिसीजन सिलेक्शन। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ये सारे किस में आते हैं? डिसीजन स्टेट कंडीशंस में आते हैं। फिर रिपीटेटिव स्टेप मतलब लूप, जो हमने पढ़ा था ना, फॉर लूप, डू व्हाइल और व्हाइल लूप, उसके अंदर आता है रिपीटेटिव। तो ये अगर आपको स्टेप्स लग रही हैं तो आप वहाँ पे ले सकते हो। और लास्ट स्टेप होती है आउटपुट स्टेप, जिसमें आप फाइनल अपना आउटपुट प्रिंट करते हो। यहाँ पे आपने प्रिंटर %d कर दिया, a+b, तो इसका आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा %d से। अच्छा, ये डेटा स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है, ये C प्रोग्रामिंग में हम करेंगे। तो C में हम प्रोग्रामिंग करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। अभी आपने सेकंड सेम में C++ पढ़ा था, अब यहाँ पे आपको किस में प्रोग्रामिंग करनी है? C।
ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको एल्गोरिथम का। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले फाइनाइटनेस होना चाहिए, आपका जो एल्गोरिथम है कुछ फाइनाइट टाइम के बाद खत्म हो जाना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि बस चलता ही जा रहा है। और दूसरा डिफाइनेडनेस, मतलब आपके एल्गोरिथम में प्रॉपरली सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए। एक एम्बिग्यूटी मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। आपको जो एक स्टेप पहले परफॉर्म हो गई वो स्टेप फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं एम्बिगियस। फिर जनरलिटी, मतलब आपका एल्गोरिथम जेनरेटिक होना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो एल्गोरिथम अप्लाइड होना चाहिए। ठीक, अगर आप 5+10 कर रहे हैं तो उसके लिए भी वही एल्गोरिथम होगा, अगर आप 7+3 कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम एल्गोरिथम होगा। ठीक, बस आपके इनपुट्स बदल जाएंगे और आउटपुट बदल जाएगा, बाकी एल्गोरिथम जेनरेट होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसा कॉमन होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, मतलब आपका एल्गोरिथम में क्या इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, आपका रिजल्ट है जल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, द ऑपरेशन ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी पुट डाउन ऑन पेंसिल एंड पेपर, मतलब आपको सिंपल, आप इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आप उसको पेपर पेन में इजीली आप उसको लिख सकते हैं। दे शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स टू वारंट राइटिंग अनदर एल्गोरिथम फॉर द, मतलब ऐसा ना हो कि आप एक एल्गोरिथम बना रहे हो उसके लिए आपको दूसरा एल्गोरिथम बनाना पड़ जाए उसको भी सॉल्व करने के लिए। एकदम सिंपल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इनपुट आउटपुट, उसमें प्रॉपर अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। ठीक, the algorithm must have certain initial and precise inputs and outputs that may be generated both at its intermediate and final step। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि आपका अपना एल्गोरिथम डिजाइन किया उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब वो एल्गोरिथम किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये उसका एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए एक एल्गोरिथम बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगी, स्टार्ट और लास्ट स्टेप होगी स्टॉप। पहले स्टार्ट किया, फिर उसमें इनपुट लेने तो पहले रीड किया ए और बी को क्या वैल्यूज होंगी उसको रीड किया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया C = A+B। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करा दिया, प्रिंट और डिस्प्ले C। जब आपका आउटपुट आ गया तो आप स्टॉप कर दोगे। तो इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी एल्गोरिथम को अगर आपको डायग्रामेटिकली पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप शो करना तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट और स्टॉप, उसको इस शेप में डिनोट करते हैं। जितने भी इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स को हम इस पैरेललोग्राम में शो करते हैं इस टाइप से, और जो आपका एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है उसको आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो करते हैं। इनपुट को पैरेललोग्राम में लिया, रीड किया ए और बी को, तो रीड हो गया तो उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई किया मतलब यहाँ डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा की प्रोसेसिंग मतलब आपका एक्चुअल में फॉर्मुलेट और प्रोसेस हो रहा है डेटा। अब जब रिजल्ट जो होगा वो सी में जा रहे हैं, उसको आप प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा है राइट, राइट मतलब आउटपुट ऑपरेशन होता है। ठीक, और लास्ट में उसको स्टॉप कर देंगे। ये है उसका फ्लो एल्गोरिथम का। ये भी हमने शायद सेकंड सेम में पढ़ा है ना, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम क्या होते हैं, इसके डायग्राम भी बना के देखे थे हमने शायद। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। ये है सी प्रोग्राम बेसिक सा, जिसमें दो हेडर फाइल्स यूज करनी होती है, stdio.h और conio.h। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जब हम C++ यूज करते हैं तो उसमें iostream.h यूज करते हैं। ठीक है, फिर CLR SCR, तो CLR SCR वही क्लियर करने के लिए स्क्रीन को यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट वेरिएबल को डिफाइन किया, ABC 3 वेरिएबल है। फिर दो नंबर हमें यूजर्स लेने, तो हम पहले क्या लिखेंगे, एंटर एनी टू नंबर्स, जैसे हम वहाँ लिखते थे सी आउट में, वैसे हम यहाँ प्रिंट लिखते हैं। एक वैल्यूज को स्टोर कराना तो वहाँ सी इन लिखते थे, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्कैनफ। तो दो नंबर है इसलिए दो बार %d। अच्छा, ये %d एक्चुअल में नंबर्स हैं इसलिए हमें %d, इंटीजर टाइप के वेरिएबल है इसलिए %d लगाते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे अगर आपका कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए %c लगाओगे। तो ये इस तरह से हमने %d लगाया, उसमें स्टोर कराया ए और बी में, और फॉर्मूला लगाया C=A+B, मतलब रिजल्ट आपका सी में स्टोर हो रहा है तो आपको फाइनल रिजल्ट सी से डिस्प्ले करना है। यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज %d और उसकी वैल्यू कहाँ से क्या आ रही है, सी से, लास्ट में गेट सी। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया, सिंपल सा एग्जांपल था एडिशन का। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आज हमने देख लिया हमने क्या क्या पढ़ा,
डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स पढ़े, एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसका एग्जांपल दिया। ठीक, तो एग्जांपल अभी टाइम नहीं बचा, कोई क्वेश्चन आंसर है किसी का, कुछ पूछना है? नहीं, तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर लेक्चर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन करना है आपको। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप बताने हैं, उसके ऑपरेशंस, एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, शेयर करोगे ना हमसे? क्या? ठीक है, शेयर सर करो। नोट्स शेयर। नोट्स मतलब यही है, स्लाइड में जो लिखा है ना वही आपके नोट्स हैं। हाँ तो आप ये शेयर करोगे ना ग्रुप पे? हाँ, कर दूंगा, ये वाला स्लाइड।